साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग विजन आईएएस कोचिंग संस्था के द्वारा न्यूज़ टुडे शीर्षक से डेली करंट अफेयर प्रोवाइड किया जाता है। उसी के तहत हम लोग 16 सितंबर 2021 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर को यहाँ पर देखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दूरसंचार क्षेत्र में विभिन्न संरचनात्मक और प्रक्रियात्मक सुधारों को स्वीकृति प्रदान की है। तो सबसे पहले जो संरचनात्मक सुधार हुए हैं उनमें क्या क्या चीज़ें शामिल उसकी बात करें तो इसके तहत समायोजित सकल राजस्व एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू AGR की परिभाषाओं को युक्त संगत बनाया गया है। अब गैर दूरसंचार राजस्व की गणना संभावित रूप से AGR के तहत नहीं की जाएगी तथा बकाया राशि पर 4 वर्ष का अधिस्थगन प्रदान किया गया है। इसके अतिरिक्त देश में विभिन्न लाइसेंस सेवा क्षेत्रों में विभिन्न बैंक गारंटी की अब कोई आवश्यकता नहीं है। साथ ही स्पेक्ट्रम जो अवधि रही है इसमें भविष्य की नीलामी में स्पेक्ट्रम की अवधि जो पहले 20 वर्ष के लिए होती थी उसे बढ़ाकर 30 वर्ष कर दिया गया है। भविष्य की नीलामी में प्राप्त स्पेक्ट्रम के लिए कोई स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क आरोपित नहीं किया जाएगा। साथ ही दूरसंचार क्षेत्र में स्वतः मार्ग के तहत 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अर्थात FDI की अनुमति प्रदान कर दी गई है। और प्रक्रियात्मक सुधारों में क्या शामिल है उनको देखें तो नीलामी कैलेंडर जारी किया गया है तथा व्यवसाय करने में सुगमता को प्रोत्साहित किया गया है। साथ ही रेडियो फ्रीक्वेंसी आवंटन संबंधी स्थायी सलाहकार समिति स्टैंडिंग एडवाइजरी कमेटी ऑन रेडियो फ्रीक्वेंसी एलोकेशन SACFA द्वारा दूरसंचार टावरों के लिए स्वीकृति प्रदान की गई है। ये जो SACFA है रेडियो फ्रीक्वेंसी आवंटन संबंधी स्थायी सलाहकार समिति, यह प्रमुख आवृत्ति आवंटन संबंधी मुद्दों पर अनुशंसाएं जारी करता है। नए ग्राहक बनाए जाने के समय भरे जाने वाले फॉर्म को डेटा के डिजिटल भंडारण से प्रतिस्थापित कर दिया जाएगा। साथ ही दूरसंचार कंपनियों के लिए पूंजी की तरलता संबंधी आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए राहत उपाय किए गए हैं। इन सुधारों का महत्व क्या है तो इन सुधारों से ऋणग्रस्त क्षेत्रों में सुधार की संभावना है। साथ ही इन सुधारों से दूरसंचार क्षेत्र में निवेश को भी प्रोत्साहन मिलेगा। साथ ही इससे दूरसंचार सेवा प्रदाताओं पर विनियामक भार को कम करने में मदद मिलेगी। इसके अतिरिक्त इससे पूंजी की तरलता के प्रेरण तथा 5G तकनीक में निवेश के लिए अनुकूल परिवेश के निर्माण को प्रोत्साहित करने की भी अपेक्षा है। अगला है यहाँ पे थोड़ा सा भारत में दूरसंचार क्षेत्र के संबंध में बात कर लें तो भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा दूरसंचार बाजार है। इसके ग्राहकों की संख्या 1.2 बिलियन है जिसमें 782.86 मिलियन इंटरनेट ग्राहक भी शामिल हैं। अगला है थिएटर कमांडर सीधे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS को रिपोर्ट करेंगे। तो है हुआ क्या है कि पहली बार भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने भारतीय सेना को एकीकृत थिएटर कमांड अर्थात इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड्स ITC में पुनर्गठित करने पर जारी विचार विमर्श का सार्वजनिक रूप से उल्लेख किया है। ITC अर्थात इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड्स या एकीकृत थिएटर कमान के अंतर्गत तीनों सैन्य सेवाओं थल सेना, वायुसेना एवं नौसेना इनकी क्षमताओं को एकीकृत किया जाएगा ताकि युद्ध व उसके संचालन हेतु उनकी क्षमताओं तथा संसाधनों का बेहतर उपयोग किया जा सके। एकीकृत थिएटर कमान ITC का विचार कारगिल समीक्षा समिति और DB सेटकर समिति द्वारा प्रस्तावित किया गया था। वर्तमान में मौजूद 17 एकल सेवा कमानों को केवल 4 भौगोलिक कमानों में संयोजित किया जाएगा। अब ये 4 भौगोलिक कमान कौन से होंगे? इसमें आपका पश्चिमी थिएटर कमान है जो कि पाकिस्तान से संलग्न सीमा के लिए है। उत्तरी थिएटर कमान है चीन से संलग्न सीमा के लिए है। और समुद्री कमान ये हिंद महासागर क्षेत्र के लिए है। द्वीपीय कमान यह पहले से ही सक्रिय या क्रियाशील है। इसे अंडमान और निकोबार कमान कहा जाता है। यह पूर्वी हिंद महासागर में अपनी क्षमता विकसित करेगी। यहाँ पे जो 4 लिखा हुआ है ये कुल 6 कमान होंगे, ठीक है। तथा 5वां जो होगा वो हवाई क्षेत्र का होगा और 6वां जो होगा वो साइबर युद्ध क्षेत्र से संबंधित एकीकृत थिएटर कमांड होंगे। CDS ने अर्थात चीफ ऑफ डिफेंस ने यह भी कहा है कि सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा के समक्ष आने वाली चुनौतियों का सामना करने हेतु एक अग्रिम उपाय के रूप में मिसाइलों के लिए रॉकेट फोर्स निर्मित करने पर भी विचार कर रही है। CDS के बारे में यदि बात करें कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के बारे में तो CDS सभी त्रिसेवाओं मतलब आपका वायुसेना, आपका थल सेना और जल सेना इन सभी त्रिसेवा मामलों पर रक्षा मंत्री के प्रमुख सैन्य सलाहकार के रूप में कार्य करता है। और CDS
कमांड ऑफ डिफेंस स्टाफ की सेवानिवृत्त की जो आयु से संबंधित प्रावधान है, ये नियंत्रक और महालेखा परीक्षक अर्थात कैग, मुख्य निर्वाचन आयुक्त सीईसी तथा केंद्रीय सतर्कता आयुक्त सीवीसी को की सेवानिवृत्ति की आयु से संबंधित उपबंधों के समान होते हैं। जो एकीकृत थिएटर कमांड है 6, उनके नाम क्या है? उत्तरी थिएटर कमांड, पश्चिमी थिएटर कमांड, पूर्वी थिएटर कमांड, एयर डिफेंस कमांड, समुद्री कमांड और लॉजिस्टिक कमांड। आगे चलते हैं, आगे बात कर लेते हैं। एक सेकंड, यहाँ पर थोड़ा सा और चीज़ें देख लेते हैं। पश्चिमी तथा पूर्वी थिएटरों का नेतृत्व जो है ये सेना के जनरल करेंगे, जिनके अधीन वायुसेना के वरिष्ठ 3 स्टार कमांडर होंगे। वहीं एयर डिफेंस कमांड का नेतृत्व 3 स्टार वायुसेना अधिकारी करेगा और द्वीपीय थिएटर कमांड का नेतृत्व जो है एक शीर्ष वाइस एडमिरल के द्वारा किया जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में गेहूं व आलू में आर्सेनिक संदूषण पाया गया है। हाल ही के एक अध्ययन के अनुसार बिहार में खाद्य श्रृंखला मुख्यतः चावल, गेहूं और आलू में आर्सेनिक की मात्रा पाई गई है। आर्सेनिक युक्त दूषित भूजल का सिंचाई के लिए बृहद पैमाने पर उपयोग किया जाता है। इसके परिणाम स्वरूप यह खाद्य श्रृंखला में सुगमता से पहुंच जाता है। आर्सेनिक भूपर्पटी का एक प्राकृतिक घटक है तथा वायु, जल और भूमि सहित संपूर्ण पर्यावरण में व्यापक रूप से वितरित है। चट्टानों और खनिजों के अपक्षय तत्पश्चात निच्छालन एवं अपवाह के दौरान आर्सेनिक का मृदा तथा भूजल में अंतर्वेशन हो जाता है। ज्ञातव्य है कि यह अपने अकार्बनिक रूप में अत्यधिक विषाक्त होता है। दूषित जल पीने व उसका भोजन पकाने में उपयोग करने और खाद्य फसलों की सिंचाई करने, औद्योगिक प्रक्रियाओं में दूषित जल का उपयोग करने, दूषित भोजन ग्रहण करने तथा तंबाकू युक्त धूम्रपान आदि के माध्यम से लोग अकार्बनिक आर्सेनिक के उच्च स्तर के संपर्क में आ जाते हैं तथा यह जो है ब्लैक फुट रोग का कारण भी बनता है। भारत में पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, मणिपुर और छत्तीसगढ़ राज्यों के WHO के अंतर्देशित जो निर्देशित हैं कि इसका जो मान होना चाहिए, मानक को है प्रति लीटर 10 माइक्रोग्राम से अधिक नहीं होना चाहिए। इससे अधिक इस मान के ऊपर भूजल में आर्सेनिक संदूषण से सबसे अधिक प्रभावित होने की सूचना इन राज्यों में है। अब यहाँ पर जो मानव शरीर पर आर्सेनिक का प्रभाव क्या है उसको देख लेते हैं कैटेगरी वाइज। तंत्रिका तंत्र पर विकृत बौद्धिक कार्य, विकृत प्रेरक पेशी कार्य, तंत्रिका विकृति, ये सारे तंत्रिका तंत्र से संबंधित विकार उत्पन्न होते हैं। हृदय तंत्र से संबंधित विकार होते हैं, उसमें हृदय धमनी रोग, उच्च रक्तचाप, हृदयाघात मतलब हार्ट अटैक। वहीं वृक्क तंत्र से संबंधित जो विकार हैं इसमें गुर्दे का कैंसर, मूत्राशय का कैंसर और त्वचा से संबंधित जो विकार हैं उसमें त्वचा के घाव, त्वचा कैंसर ये हैं। अंतःस्रावी तंत्र से संबंधित जो विकार होंगे इसमें गर्भवती महिलाओं में विकृत ग्लूकोज सहिष्णुता, मधुमेह होने का खतरा। श्वसन तंत्र से संबंधित जो है फुफ्फुसीय क्षय रोग, ब्रोनिक इक्टेसिस या श्वास नलिका विस्फार, फेफड़ों का कैंसर ये हो सकता है। वहीं विकासात्मक प्रक्रिया से संबंधित जो विकार हैं इसमें वयस्कों में कैंसर का बढ़ता खतरा, शिशु मृत्यु दर में वृद्धि, तंत्रिका संबंधी दुर्बलता और जन्म के समय अल्प वजन, ये सारी चीज़ें इससे हो सकती हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ऑटोमोबाइल व ड्रोन उद्योगों के लिए 26,058 करोड़ रुपए की उत्पादन से संबंध प्रोत्साहन योजना को स्वीकृति प्रदान की है, जिसे हम लोग टेबल के माध्यम से यहाँ देख सकते हैं। तो इधर आपका ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए उत्पादन संबंध प्रोत्साहन से संबंधित प्रावधान है और यहाँ पर ड्रोन उद्योगों के उत्पादन से संबंधित प्रोत्साहन से संबंधित जो प्रावधान है वो है। जो ऑटोमोबाइल उद्योग से संबंधित जो प्रावधान किए गए हैं ये 5 वर्ष के लिए हैं, जबकि ड्रोन उद्योग के उत्पादन संबंधित जो प्रोत्साहन योजना है वो 3 वर्ष के लिए है। इसका उद्देश्य क्या है? ऑटोमोबाइल क्षेत्र के लिए जो उसका उद्देश्य है वो है भारत में उन्नत ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकी उत्पादों के निर्माण के लिए उद्योग की लागत संबंधी अक्षमताओं को समाप्त करना। वहीं ड्रोन उद्योग संबंधित जो यह योजना लाएगी उसका उद्देश्य यह है इस महत्वपूर्ण तकनीक के रणनीतिक, सामरिक व परिचालन संबंधी उपयोगों को संबोधित करना। अब ऑटोमोबाइल क्षेत्र के लिए इसके लिए योग्य प्रतिभागी कौन है? उसमें शामिल है मौजूदा ऑटोमोटिव कंपनियों के साथ साथ नए निवेशक जो वर्तमान में ऑटोमोबाइल व ऑटो घटक विनिर्माण व्यवसाय में नहीं है। वहीं ड्रोन से संबंधित प्रावधानों के लिए जो योग्य प्रतिभागी हैं उसमें योग्यता के साथ न्यूनतम मूल्यवर्धन मानदंड निवल विक्रय का 40% रखा गया है। इसके तहत सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम और स्टार्टअप्स के लिए 2 करोड़ रुपए ड्रोन के लिए और 50 लाख रुपए ड्रोन घटकों के लिए वार्षिक बिक्री कारोबार होना चाहिए। वहीं गैर
MSME कंपनियों के लिए, 4 करोड़ रुपए ड्रोन के लिए तथा 1 करोड़ रुपए ड्रोन घटकों के लिए वार्षिक बिक्री कारोबार होना चाहिए। यही इसके योग्य प्रतिभागी होंगे। अन्य विशेषताओं की बात करें तो ऑटोमोबाइल क्षेत्र से संबंधित यह जो प्रावधान लाया गया उसकी जो अन्य विशेषताएं हैं उसमें इसमें 2 घटक शामिल किए गए हैं। एक चैंपियन OEM प्रोत्साहन योजना है, दूसरी घटक चैंपियन प्रोत्साहन योजना है। तो OEM का फुल फॉर्म है मूल उपकरण विनिर्माता। तो चैंपियन OEM प्रोत्साहन योजना यह एक बिक्री मूल्य से संबद्ध योजना है। यह सभी खंडों के बैटरी इलेक्ट्रिक वाहनों और हाइड्रोजन ईंधन सेल वाहनों पर लागू होती है। वहीं घटक चैंपियन प्रोत्साहन योजना यह वाहनों के उन्नत ऑटोमेटिव तकनीकी घटक, कंप्लीटली नॉकडाउन इत्यादि पर ये लागू होगी। वहीं जो ड्रोन संबंधित प्रावधान है इसके जो अन्य घटक, इसमें सरकार द्वारा पात्र घटकों की सूची का विस्तार किया जा सकता है। वहीं ड्रोन से संबंधित IT उत्पादों के उत्पादकों को भी प्रोत्साहन हेतु सम्मिलित किया जाएगा। आगे चलते हैं। अगला है राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो अर्थात NCRB द्वारा 68वीं रिपोर्ट जारी की गई है, जिसका शीर्षक है भारत में अपराध 2020 वार्षिक रिपोर्ट जारी की गई है। इसके जो प्रमुख निष्कर्ष हैं, ये निष्कर्ष जो है 2019 के सापेक्ष क्या परिवर्तन हुआ है उसको इंगित करते हैं। तो वर्ष 2020 में पारंपरिक अपराध जैसे महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध होने वाले अपराध कम दर्ज किए गए हैं, परंतु नागरिक संघर्षों में एक व्यापक वृद्धि दर्ज की गई है। राजद्रोह के मामलों की संख्या वर्ष 2019 के 93 से घट करके 2020 में 73 हो गई, 73 हो गई है। वहीं महिलाओं के विरुद्ध घटित होने वाले अपराधों में 8.3% की गिरावट दर्ज की गई है। अधिकांश मामले पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता, ये जो मामले हैं 30% टोटल मामलों के जो महिलाओं के खिलाफ हैं उसके 30% मामले ऐसे हैं इससे संबंधित है। इसके पश्चात महिलाओं पर उनका सील भंग करने के उद्देश्य से जो हमला करने से संबंधित मामले हैं ये महिलाओं के खिलाफ टोटल मामलों का 23% है। वहीं किशोरों के विरुद्ध दर्ज मामलों में 7.8% की कमी दर्ज की गई है और गिरफ्तार किए गए किशोरों में अधिकतर की जो आयु है वो 16 से 18 वर्ष के बीच की है। विशिष्ट जातियों के विरुद्ध अपराध की बात करें तो अनुसूचित जाति, इनके विरुद्ध घटित होने वाले अपराधों में 9.4% की वृद्धि दर्ज की गई है। इनमें से अधिकांश मामले सामान्य क्षति, ये जो आंकड़ा है ये 32.9% है, से संबंधित है। इसके पश्चात अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों अत्याचार निवारण अधिनियम SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट के तहत मामले दर्ज किए गए हैं। इन मामलों की जो परसेंटेज है वो 8.5% है। वहीं अनुसूचित जनजाति की बात करें तो इनके विरुद्ध घटित होने वाले अपराधों में भी 9.3% की वृद्धि दर्ज की गई है। SC के लिए 9.4 और ST में 9.3 की वृद्धि दर्ज की गई है। इनमें से सामान्य क्षति के मामले 27.2% है और इसके पश्चात 13.7% मामले बलात्कार के हैं। आर्थिक अपराधों में 12% की कमी दर्ज की गई है। आर्थिक अपराध के मामलों में 12% की कमी दर्ज की गई है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 के तहत मामलों में 27% की गिरावट दर्ज की गई है। इसके अतिरिक्त साइबर अपराधों में 11.8% की वृद्धि दर्ज की गई है। आगे चलते हैं। अगला है ऑकस। ऑकस क्या है तो संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रेलिया ने हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए एक नई त्रिपक्षीय सुरक्षा साझेदारी ऑकस के गठन की घोषणा की है। ऑकस की प्रथम परियोजना ऑस्ट्रेलिया को एक परमाणु संचालित पारंपरिक रूप से सशस्त्र पनडुब्बी बेड़े का अधिग्रहण करने में सहायता करना है। तीनों राष्ट्रों ने मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रेलिया ने ऑकस के साथ मिलकर अपने सहयोगियों और समूहों के साथ कार्य करना जारी रखने के अपने संकल्प की पुनर्विष्टि की है। साथ ही यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रेलिया द्वारा क्वाड क्या है चतुर्भुजीय सुरक्षा वार्ता, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत शामिल है, इसका भी उल्लेख किया गया है। अगला है अंकटाड व्यापार और विकास रिपोर्ट 2021 जारी की गई है। इसके जो प्रमुख निष्कर्ष हैं उनकी बात करें तो संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट अर्थात अंकटाड को अपेक्षा है कि वर्ष 2020 में 3.5% की गिरावट के पश्चात इस वर्ष अर्थात 2021 में विश्व उत्पादन में 5.3% की वृद्धि होगी। अंकटाड ने वर्ष 2022 में विश्व उत्पादन में 3.6% की वृद्धि होने की अपेक्षा की है। वर्ष 2020 में भारत को 7% के एक संकुचन का सामना करना पड़ा था, परंतु वर्ष 2021 में इसके 7.2% की दर से वृद्धि करने की अपेक्षा है। इस रिपोर्ट में
यहाँ अनुमान लगाया गया है कि वर्ष 2022 में भारत की आर्थिक समृद्धि 6.7% रहेगी, जो कि वर्ष 2021 में देश की अपेक्षित समृद्धि दर से धीमी है। इसके अतिरिक्त भारत के संदर्भ में क्या बताया गया कि आय और संपत्ति संबंधी असमानताओं में वृद्धि हुई है तथा भारत में सामाजिक अशांति में बढ़ोतरी हुई है। शून्य अभियान यह उपभोक्ताओं और उद्योग के साथ मिलकर शून्य प्रदूषण वाले डिलीवरी वाहनों को बढ़ावा देने की एक पहल है। इस अभियान का उद्देश्य शहरी क्षेत्र में डिलीवरी के मामले में इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने में तेजी लाना और शून्य प्रदूषण वाली डिलीवरी से होने वाले लाभों के बारे में उपभोक्ताओं के मध्य जागरूकता सृजित करना है। इसे नीति आयोग, रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट और रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट इंडिया द्वारा आरंभ किया गया है। अगला है पारदर्शी सिरेमिक्स के बारे में। तो भारतीय शोधकर्ताओं ने भारत में प्रथम बार पारदर्शी सिरेमिक्स, जिसका पूरा नाम है मैग्नीशियम एल्यूमिनेट स्पिनल सिरेमिक्स, विकसित किया है। यह कोलाइडल प्रसंस्करण नामक तकनीक के उपरांत तापमान और दाब के एक ही समय में प्रयोग से सैद्धांतिक पारदर्शिता तक पहुंचाता है। स्पिनल वर्तमान में ट्रांसमिशन के उत्कृष्ट ऑप्टिकल गुणों, जिसमें दृश्यता में 75% से अधिक और इंफ्रारेड रेंज में 80% से अधिक के आधार पर इन गुणों में विकास होता है, तो के आधार पर एक पारदर्शी सिरेमिक के रूप में उभर रहा है। इसका उपयोग कहाँ पर होगा? तो सैनिकों के व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों, जिनमें थर्मल इमेजिंग, हेलमेट, फेस शील्ड, चश्मे आदि में संभावित अनुप्रयोगों के साथ भारत में विकसित ये पारदर्शी सिरेमिक आत्मनिर्भर भारत की ओर एक कदम है। आगे बात कर लेते हैं हाई बोडांट सार के बारे में। तो राजस्थान के जैसलमेर से पहली बार जुरासिक युग लगभग 160 से 168 मिलियन वर्ष प्राचीन की हाई बोडांट सार की एक प्रजाति के दांत मिलने की जानकारी प्राप्त हुई है। हाई बोडांट जो है सार का एक विलुप्त समूह है। यह ट्राइसिक और प्रारंभिक जुरासिक युग के दौरान समुद्री व नदी परिवेशों दोनों में मछलियों का एक प्रमुख समूह था। हालांकि मध्य जुरासिक युग से समुद्री परिवेशों में हाई बोडांट की संख्या में गिरावट आरंभ हो गई थी और अंत में 65 मिलियन वर्ष पूर्व क्रेटेशियस युग के अंत तक यह विलुप्त हो गई थी। अगला है चावल की देसी किस्में, पारंपरिक चावल के बारे में। तो शोधकर्ताओं द्वारा जांच की गई भारतीय चावल की 12 पारंपरिक किस्मों से अल्प पोषित माताओं में महत्वपूर्ण फैटी एसिड की पोषण संबंधी मांग को पूरा किया जा सकता है। भारत में स्तनपान कराने वाली महिलाओं में दुग्ध की मात्रा में वृद्धि करने के लिए पारंपरिक चिकित्सा में एथिकराय, दूधसर, कयामे, नीलम शामा, श्रीहरि, महाराजी और भेजरी जैसी विभिन्न पारंपरिक किस्मों को जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, ये क्या है? ये चावल की विभिन्न किस्में हैं। अन्य पारंपरिक किस्मों, चावल की किस्मों में जैसे केलस, दूधे बोल्टा और भटमुरी में आयरन प्रचुर मात्रा में होता है तथा एनीमिया के उपचार के लिए इसे माताओं के आहार में शामिल किया जा सकता है। अगला है जयनगर का मोया के बारे में। तो हाल ही में इंडिया पोस्ट ने कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी APEDA के सहयोग से जयनगर के मोया की स्मृति में एक विशेष रूप से डिजाइन किया गया लिफाफा जारी किया है। वर्ष 1904 में जयनगर के आशुतोष दास द्वारा पहली बार तैयार किया गया जयनगर का मोया एक मीठा व्यंजन है। यह पश्चिम बंगाल की कनकचुर, खोई, तला हुआ सुगंधित धान होता है। खजूर के गुड़, घी, खोया खीर, इलायची, किशमिश और काजू से तैयार किया जाता है। वर्ष 2014 में इसे भौगोलिक संकेत अर्थात GI टैग प्राप्त हुआ था। आगे बात करते हैं सुर्खियों में रहे व्यक्तित्व की। तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में। इनका जन्म 12 मई 1820 को होता है और इनकी मृत्यु 13 अगस्त 1910 को होता है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत एक सांविधिक निकाय भारतीय नर्सिंग परिषद द्वारा स्वास्थ्य कर्मियों के योगदान को मान्यता प्रदान करने के लिए फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल द लेडी विद द लैम्प के नाम से ज्ञात हैं। वह एक ब्रिटिश नर्स, समाज सुधारक और सांख्यिकीविद थी। उन्हें आधुनिक नर्सिंग के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। प्रतिवर्ष 12 मई को, जिस दिन का जन्म होता है, 12 मई को फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती पर संपूर्ण विश्व में अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। अगला है कुशीनगर के बारे में। तो हाल ही में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स CBIC ने कुशीनगर विमानपत्तन को एक सीमा शुल्क अधिसूचित विमानपत्तन घोषित किया है। उत्तर प्रदेश के उत्तर पूर्वी सीमांत क्षेत्र में स्थित कुशीनगर, जिसे पहले काशिया बाजार कहा जाता था, प्रमुख बौद्ध तीर्थ स्थल है। यहाँ गौतम बुद्ध ने 483 ईसा पूर्व में महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था। इसे भगवान बुद्ध से संबंधित 4 पवित्र स्थलों लुम्बिनी, जहाँ इनका जन्म होता है, बोधगया, जहाँ इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, और सारनाथ, जहाँ पे इन्होंने अपने उपदेश दिए, और आपका कुशीनगर, जहाँ पे इनकी मृत्यु होती है, महापरिनिर्वाण होता है।
तो ये 4 पवित्र स्थलों लुम्बिनी, बोधगया व सारनाथ के साथ में ये गिना जाता है। महापरिनिर्वाण के पश्चात जब कुशीनगर में इनका महापरिनिर्वाण होता है, इसके पश्चात मल्ल राजाओं द्वारा कुशीनगर के रामभर स्तूप, जिसे मुकुट बंधन चैत्य या मुक्त बंधन विहार भी कहा जाता है, में बुद्ध का अंतिम संस्कार किया था, मतलब मल्ल राजाओं के द्वारा किया गया था। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोग 16 सितंबर 2021 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर को देखें। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।